गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, सेकेंड सेमेस्टर बीएससी एग्रीकल्चर। जैसा कि हमने आपका तीसरे पेपर का लेक्चर दिया था, फंडामेंटल ऑफ इंटमोलॉजी। आज हम बात करेंगे आपके पांचवें पेपर की AG 205 की, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। आज हम इस सब्जेक्ट पे डिस्कस करेंगे। हम आते हैं इसका थ्योरेटिकल सिलेबस देखते हैं, जो कि आपका एग्रोनॉमी के अंतर्गत है। बात करेंगे हम थ्योरी की, तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रिंसिपल एंड इट्स स्कोप इन इंडिया। यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग है क्या और इसके सिद्धांत क्या हैं और हमारे भारत देश में इसका क्या स्कोप है। ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग जैविक खेती। इसको समझने से पहले हम लोग बात करेंगे कि आज जैविक खेती की क्यों ज़रूरत आन पड़ी है हमारे भारत देश में। बात करते हैं हम हरित क्रांति की। जब हरित क्रांति आई, पहले हमारे भारत देश में अधिकतर किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती करता था, लेकिन अधिक उत्पादन नहीं होता था। परिवार के भरण पोषण में अव्यवस्था उत्पन्न होती थी। उनको भरपूर उत्पादन उनको उस भूमि से नहीं मिल पाता था। तो MS स्वामीनाथन के द्वारा भारत में हरित क्रांति लाई गई, जिसके बाद हमारे देश में किसान अधिक कृषि उत्पादन के लालच में खेतों में हानिकारक कृषि रसायनों एवं उर्वरकों का अंधाधुंध प्रयोग करने लगे। प्रारंभ में हानिकारक उर्वरक व रसायन किसानों को अधिक उत्पादन देते हैं, लेकिन समय समय के साथ ही यह उत्पादन घटते जाते हैं। इसके साथ देश की मृदा भी अम्लीय हो जाती है। वर्तमान में हालत इतनी बदतर होती जा रही है कि बिना रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के प्रयोग से बहुत से फसलों का उत्पादन करना ही संभव नहीं है। अर्थात अगर हम ये देखें कि जब तक हम अपनी फसलों पे रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, जिससे हमारी अधिक उत्पादन हो रहा है, लेकिन हमें ये देखना है क्या हमारी सॉइल की फर्टिलिटी भी बन नहीं रह रही है। नहीं, हमारी सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो जाती है, धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। बात करें फसलों का उत्पादन संभव नहीं है। रासायनिक खादों एवं कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग से मृदा की उर्वरकता कम हुई, तो इसका प्रभाव मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर भी पड़ा। हम बात करेंगे जो आपका मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण, पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ा और मानव स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ा। आजकल हमारे भारत देश क्या पूरी दुनिया में बीमारियां उच्चतर सीमा पे हैं। कुछ ऐसी बीमारियां आज के युग में हैं जो पहले ह्यूमन पर्सन में 16 ईयर 60 वर्ष के ऊपर वो बीमारियां होती थी, लेकिन आज इन रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से एवं कीटनाशकों के प्रयोग से मानव जीवन में वो बीमारियां आपके निम्न आयु के लोगों को भी उत्पन्न हो रही हैं। जैसा कि हम बात करेंगे कि अधिकांशतः रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के प्रयोग से पंजाब से एक कैंसर एक्सप्रेस नामक ट्रेन चलाई गई, जो कि कैंसर पीड़ितों के लिए चलाई गई। ये कैंसर पीड़ित अधिकांशतः रासायनिक खाद्यों के प्रयोग से प्रभावित हुए थे, जिसे देखते हुए मृदा को बचाए रखने एवं भोज्य पदार्थों को रसायन मुक्त करने पे बढ़ती आबादी के लिए कृषि उपज को बढ़ाने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही विकल्प मौजूद है, और वो है आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग। यही कारण है कि वर्तमान में हमारे देश में जैविक खेती काफ़ी लोकप्रिय होती जा रही है। लोग अपने घरों के किनारे, अपने घरों के पास बाग बागीचों में ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। जैविक खादों का प्रयोग से सब्जियों एवं फसलों का उत्पादन कर रहे हैं। लोगों की इसके प्रति लोकप्रियता बढ़ती जा रही है।
जो हरित क्रांति के बाद भारत में जैविक खेती का प्रयोग एक क्रांतिकारी कदम रहा है। इसका आरंभ सर्वप्रथम भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सन 2001 से 2002 में जैविक खेती का आंदोलन चलाकर प्रत्येक जिले के प्रत्येक विकासखंड में एक गांव में जैविक खेती की शुरुआत की गई। इसी आधार पर उस गांव का नाम जैविक गांव रखा गया। इस प्रकार भारत में प्रथम वर्ष में कुल 313 गांवों में जैविक खेती का आरंभ किया गया। हम बात करेंगे जैविक खेती की। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने लिखा है जंतुनाम जीवनम कृषि, अर्थात कृषि का सुधार भूमि में रहने वाले अर्थात कृषि का आधार भूमि में रहने वाले सूक्ष्म जीवाणु हैं। ऐसी खेती जो जीवों के सहारे की जाने वाली जीवांत खेती है। अब हम बात करेंगे जैविक खेती की। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, जीवों के आधार पर या जीवों के सहारे की जाने वाली खेती जैविक खेती कहलाती है। हम इसकी परिभाषा देखेंगे कि जैविक खेती वह खेती है या वह विधि है जिसमें मृदा को स्वस्थ रखते हुए केवल जैव अवशिष्ट पदार्थ तथा जीवाणु खाद के प्रयोग से प्राकृतिक के साथ सामान्य रखकर टिकाऊ फसल उत्पादन किया जाता है, जैविक खेती कहलाता है। हम बात करेंगे टिकाऊ खेती या टिकाऊ खेती क्या है। टिकाऊ खेती जिसे हम कहते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या है कि हम अपने फील्ड में या अपने उस निश्चित स्थान पे जहाँ पर हम फसल उत्पादन करते हैं, रासायनिक खादों का अगर हम उपयोग करते हैं तो हमारी रासायनिक खादें, रासायनिक उर्वरक हमारे सॉइल में जाकर अधिकांश समय तक नहीं रह पाती हैं। ये छीड़ होती चली जाती है, इनकी लीचिंग होती चली जाती है, गैस बन के ये ऊपर चली जाती हैं और ये धीरे धीरे मृदा का संगठन बिगाड़ती जाती हैं। लेकिन जब हम जैविक खादों का प्रयोग करते हैं तो ये मृदा में स्थिरता उत्पन्न करते हैं। किसकी? न्यूट्रिएंट्स की, पोषक तत्वों की, जिससे हमारे मृदा की उर्वरक शक्ति बनी रहती है। अब हम बात करेंगे कि भूमि में रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना जैविक खादों का प्रयोग करके फसल उत्पादन जैविक खेती कहलाता है। यानी हम अपनी फसल उत्पादन के लिए हम रासायनिक खादों का प्रयोग न करें, हम सिर्फ जैविक खादों का प्रयोग करें। जैसे जैविक खादें आपकी ग्रीन मैन्योर, हरी खाद, जैसे एग्जाम्पल फॉर कि आपका सनई, ढैंचा, लोबिया। फिर आपकी बात हम करें FYM, फार्म यार्ड मैन्योर, अर्थात गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, केचुए की खाद। इन खादों का हम प्रयोग करते हैं। हम बात करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप एंड लाइव स्टॉक विथआउट द यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल इन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। हम ध्यान देंगे कि इस पॉइंट में कि सबसे मेन चीज क्या है, जो कि इंग्लिश में समझ रहे होंगे उनके लिए ठीक, जो लोग इंग्लिश सही तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं वो सिर्फ इतना ध्यान दें कि विथआउट द यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल एंड इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। किस लिए? इज द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, फसल उत्पादन के लिए बिना रासायनिक खादों का प्रयोग किए, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किए हम फसल उत्पादन करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कहलाता है। हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग की कि प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग है क्या चीज़। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती के सिद्धांत। इसका फर्स्ट पॉइंट है कि कार्बनिक खादों का उपयोग। अब हम बात करेंगे इसके फर्स्ट पॉइंट की, कार्बनिक खादों का उपयोग। ये कार्बनिक खादों का उपयोग क्यों कहा जा रहा है?
इन कार्बनिक खादों के उपयोग से ही हमारी मृदा की उर्वरक शक्ति अधिकांश यानी लंबे समय तक बनी रहती है। फसल अवशेषों का उचित उपयोग, दूसरा पॉइंट है हमारा फसल अवशेषों का उचित उपयोग। जैसा कि आज के युग में लोग किसान अपने फसल अवशेषों को जला देते हैं, नहीं, ये हमारी मृदा के लिए हानिकारक है। जब हमारी सॉइल की हीट फ्लैक्सी बढ़ती है तो क्या होता है कि सॉइल के अंदर जो हमारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स का फिक्सेशन करते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, जिससे हमारे सॉइल की उर्वरक शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लगती है। इसलिए हमें अवशेषों का उचित प्रयोग करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है आपका जैविक तरीकों द्वारा कीट व रोग नियंत्रण। अब बात करेंगे आज के युग में किसान अधिक उत्पादन लेने के लिए रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग कर रहा है या आपके हर्बिसाइड खरपतवारनाशियों का प्रयोग कर रहा है। तो हमें जैविक खेती के अंतर्गत हमें कीटनाशियों एवं खरपतवार नियंत्रक जो हैं आपके, हमें उसका ध्यान देना है वो पूर्ण रूप से जैविक तरीके से हों। हम बात करेंगे खरपतवार नियंत्रण के लिए कि जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लेंटेना कैमरा नामक कीट को छोड़ा गया था कि आपके खरपतवारों को नष्ट करने के लिए। फिर हम बात करेंगे कि जो कि आपके कीटनाशी हैं, कीटनाशी के लिए आपकी मार्केट में एक नीमल नामक दवाएं आ रही हैं, या अगर आप नीम की खली गुड़ गौमूत्र द्वारा आप कीटनाशक को तैयार करते हैं और उनका उपयुक्त रूप से प्रयोग फसलों पर करते हैं तो उसका प्रभाव अच्छा होता है। हम सेकेंड पॉइंट देखेंगे कि आपका फसल चक्र। फसल चक्र जैसा कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में बताया गया होगा कि फसलों की अधिक उत्पादन एवं मृदा की उर्वरक शक्ति बनी रहने के लिए हमें वर्ष भर क्रॉप रोटेशन फसल चक्र को अपनाना चाहिए। हमारा लास्ट पॉइंट है मृदा संरक्षण, हमें मृदा का संरक्षण करना चाहिए। बात करेंगे हम स्कोप इन इंडिया, आई मीन ऑर्गेनिक फार्मिंग का हमारे भारत देश में क्या स्कोप है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे प्रति इकाई क्षेत्र में कम उर्वरकों का प्रयोग, यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग का उद्देश्य ही यही है कि हमें जैविक खादों का प्रयोग करना है, ना कि रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना है। क्योंकि ये रासायनिक उर्वरक क्या है, हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को ये नष्ट भी करते हैं धीरे धीरे। हमें कुछ समय तक तो उत्पादन देते हैं लेकिन धीरे धीरे क्या करते हैं, हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को नष्ट करते हैं। और एक ऐसा समय आ जाता है कि जो हमारी फसल है उसकी उत्पादकता धीरे धीरे कम होने लगती है। लेकिन जैविक जो हमारी खादें हैं, जैविक खादें हमें ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ती, बट इसके प्रोसेस जो होते हैं थोड़ा लॉन्ग टर्म के होते हैं, लेकिन इसका जो रिज़ल्ट आता है वो बहुत अच्छा होता है। हमारा सेकेंड पॉइंट है कार्बनिक पदार्थों की उपलब्धता। कार्बनिक पदार्थों की उपलब्धता, हमें ये देखना है कि हमारे भारत देश में कार्बनिक पदार्थों की उपलब्धता कितनी है। अगर हम अपने घर पे रहकर एक किचन गार्डन के तौर पे अपने घरों के वेस्ट कूड़े करकट को एक गड्ढे में इकट्ठा करके अगर हम कंपोस्ट तैयार कर रहे हैं और उनको ले जाके अपने खेतों में या हमारे जो किचन गार्डन है उनमें हम प्रयोग कर रहे हैं तो वो हमारे लिए लाभदायक होगा। हम एक देखते हैं डाटा है जो कि भारत में प्रतिवर्ष 280 मिलियन टन FYM गोबर की खाद, 273 मिलियन टन फसल अवशेष, आपके 6351 कूड़ा करकट जो आपके वेस्ट होते हैं उनसे प्राप्त होता है। और हम बात करेंगे 22 मिलियन टन दलहनी फसलों से हमें कार्बनिक पदार्थों की उपलब्धता होती है। यानी इनका प्रयोग अगर हम कर रहे हैं किसके रूप में, जैविक खादों के रूप में, तो हमारी फसलें अधिक उत्पादन होगा और मृदा की उर्वरक शक्ति बनी रहेगी। फिर हम बात करेंगे निर्यात की संभावना।
एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं मसाले, औषधियाँ, चावल, सब्जी, काफ़ी। हम बात करेंगे अब इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्या इम्पॉर्टेंस है इसके। तो इसका फर्स्ट पॉइंट में, जैविक खेती दीर्घ अवधि तक मृदा में जैविक स्तर बनाए रखती है। हमने जैसे कि पहले ही कहा कि जो हमारे मृदा में जैविक खादें हैं, इनका जो ठहराव होता है वो हमारी मृदा में लंबे समय तक बना रहता है, ना कि रासायनिक उर्वरकों की तरह ये गैस बनकर उड़ती हैं या इनकी लीचिंग होती है। आगे देखेंगे कि जिससे मृदा काफ़ी उपजाऊ बनी रहती है। जब हमारे सॉइल में जैविक खादें अधिकांश समय तक रहेंगी तो मृदा अधिक उर्वरक होगी और उत्पादकता अधिक होगी। हम सेकेंड पॉइंट देखेंगे, जैविक खेती में मृदा में मौजूद सूक्ष्म जीवों के द्वारा पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध कराया जाता है। जैसा कि आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों को बताया गया होगा कि जैविक खेती मृदा में मौजूद सूक्ष्म जीवों द्वारा, आप लोग देख रहे हैं सूक्ष्म जीवों द्वारा, जैसे कि एजेटोबैक्टर हो गया, यानी ऐसा बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, हैं, तो इनके द्वारा पौधों को, एजेटोबैक्टर नामक बैक्टीरिया के द्वारा पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध कराया जाता है। आपका थर्ड पॉइंट है कि जैविक खेती के अंतर्गत दलहनी फसलों का प्रयोग करने से नाइट्रोजन का जैविक स्थिरीकरण होता है। आपका चौथा पॉइंट है, इस प्रणाली से उत्पादन लागत कम की जा सकती है और उत्पादन की गुणवत्ता में वृद्धि की जा सकती है। हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, क्या है इसका ऑब्जेक्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसका उद्देश्य क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग का। तो हम इसका फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, एक ऐसी जीवन धारण करने वाली कृषि प्रणाली का विकास करना जिससे भविष्य में अधिक मात्रा में पोषक खाद्यान्न उत्पन्न हो सके। हम आज की बात करेंगे, क्या उर्वरकों द्वारा जो हमारे पोषक खाद्यान्न आ रहे हैं, क्या वो उनमें पोषक तत्वों की मात्रा पूर्ण रूप से बनी हुई है कि नहीं। लेकिन जब हम जैविक खेती कर रहे हैं तो हमारे जो फसलें होंगी वो हष्ट पुष्ट होंगे, दाने मोटे होंगे और फसलों में स्वाद होगा। दूसरा टॉपिक, हम दूसरा पॉइंट देखेंगे, रासायनिक खेती के विकल्प के रूप में जैविक खेती को प्रोत्साहन देकर जल, मिट्टी, पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त करना। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि हम जब इन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं तो हमारी मृदा दूषित होती है, उसकी उर्वरक शक्ति कम होती है और धीरे धीरे वो क्षीण हो जाती है। हम इसका नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, उत्पादन लागत में कमी लाकर टिकाऊ खेती तरीकों के विकास द्वारा खेती कर कृषकों को स्वावलंबी बनाना, जिससे उनको अधिक लाभ प्राप्त हो सके। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जैविक खेती, अब हम बात करेंगे कि जैविक खेती के चारों तरफ, आप लोग देखिए जैविक खेती के चारों तरफ आपकी केचुआ की खाद, हरी खाद, फसल चक्र, जैविक खेती और देसी खाद। केचुए की खाद आपका वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद आपका सनई, ढैंचा, लोबिया द्वारा प्राप्त खाद, फसल चक्र क्रॉप रोटेशन को अगर हम अपना रहे हैं तो वो भी जैविक खेती के अंतर्गत आता है। फिर आपकी देसी खाद, देसी खाद जैसे आपकी गोबर की खाद हो गई, आपकी कंपोस्ट हो गई, तो आपकी ये सब क्या है, देसी खादें हैं। हमारा लास्ट पॉइंट है वाई ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक हम क्यों अपनाएं। तो हम बात करेंगे हेल्थी फूड्स एंड कंटेंट ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, हमें स्वस्थ भोजन मिलता है
जिसमें आपकी टॉक्सिक जहरीलापन नहीं होता है, नेचुरल गुड एंड टेस्ट, हमें प्राकृतिक और अच्छा स्वाद मिलता है, हाइगर बेनिफिट्स कॉस्ट रेशियो ड्यू टू लेस external input use and premium price, take care of environmental concerns of the farming. Thank you.